तो देखो, हमने पिछले वीडियो में लाओस के गृह युद्ध को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं कंबोडियाई संकट को। तो देखो, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के बाद कंबोडिया को स्वतंत्र घोषित करके संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को शासक बनाया गया। नरोत्तम सिंहानुक गुट निरपेक्षता के नीति पर कायम था। मतलब कि नरोत्तम सिंहानुक दुनिया के किसी भी देश के गुट में शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका कंबोडिया के क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना चाहता था। इसीलिए अमेरिका अपनी कूटनीतिक चाल के तहत 1963 ईस्वी में नरोत्तम सिंहानुक को मदद करने का फैसला करता है। लेकिन नरोत्तम सिंहानुक मदद लेने से इनकार कर देता है और यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। और इस बात से गुस्सा होकर अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम के साथ मिलकर कंबोडिया के कुछ गांवों पर हमला कर दिया, जिसके चलते नरोत्तम सिंहानुक का संबंध अमेरिका से खराब हो गया। और आगे चलकर अमेरिका ने 1969 ईस्वी में कंबोडिया सीमा क्षेत्र में हवाई जहाज से जहर की वर्षा करवा दी, जिसके चलते लगभग 40,000 एकड़ में की गई रबर की फसल खराब हो गई। उसके बाद नरोत्तम सिंहानुक ने फसल खराब करने के बदले अमेरिका से मुआवजा मांगा और रूस से मदद मांगी कि अमेरिका से मुआवजा दिलाने में उसकी मदद करे। लेकिन अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के पास जाए। इसीलिए उसने नरोत्तम सिंहानुक पर आरोप लगाया कि उसका संबंध उत्तरी वियतनाम और वियतकांगों से है। और इसके अलावा अमेरिका ने षड्यंत्र करके 1970 ईस्वी में वियतनाम के दूतावास के आगे हिंसक प्रदर्शन करवाया, जिसके चलते नरोत्तम सिंहानुक ने वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपना लिया। और इन सब कारणों की वजह से कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंहानुक को सत्ता से हटा दिया और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। लेकिन नरोत्तम सिंहानुक ने जनरल लोन नोल के सरकार को अवैध घोषित कर दिया और जनता से मौजूदा सरकार हटाने की अपील की। इसके बाद नरोत्तम सिंहानुक ने उत्तरी वियतनाम और वियतकांगो के सैनिक के साथ मिलकर अप्रैल 1970 ईस्वी में नई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और नरोत्तम सिंहानुक की सेना जीतते हुए कंबोडिया की राजधानी नाम पेन की ओर बढ़ रहा था। और उसी समय पर अमेरिका दक्षिणी वियतनाम से अपनी सेना कंबोडिया में भेज देता है और भयंकर युद्ध होने लगता है। लेकिन जब ये बात अमेरिका की जनता को पता चला तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का विरोध करने लगते हैं और मजबूरी में राष्ट्रपति निक्सन को कंबोडिया से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ती है। लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना को कंबोडिया में ही रहने को कहा, जिसके चलते कंबोडिया की स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो गई। इन सब परिस्थिति को देखते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया और यह सम्मेलन 16 मई 1970 ईस्वी को जकार्ता में हुआ था। लेकिन इस सम्मेलन के बावजूद भी कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन नरोत्तम सिंहानुक और लोन नोल की सेना आपस में लड़ती रही और 5 साल बाद नरोत्तम सिंहानुक ने लाल खुमेरी सेना का गठन करके एक निर्णायक युद्ध करने का ऐलान किया और नरोत्तम सिंहानुक की सेना जीत जाती है और लोन नोल को भागना पड़ता है। और अप्रैल 1975 ईस्वी में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो जाता है और कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया जाता है। गृह युद्ध समाप्त होने के बाद नरोत्तम सिंहानुक फिर से कंबोडिया का राष्ट्र अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन 3 साल बाद 1978 ईस्वी में नरोत्तम सिंहानुक राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। नरोत्तम सिंहानुक के बाद कंबोडिया का शासक ख्यू सम्फान और पोल पोट बनता है और ये दोनों मार्क्सवादी विचारधारा के थे, जिसके चलते कंबोडिया में आतंक का दौर आ गया था। लेकिन 1979 ईस्वी में हेंग सामरिन नाम के एक नेता ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया और ख्यू सम्फान और पोल पोट को हरा दिया। तो देखो, इस तरह से अमेरिका की नीति कंबोडिया के अंदर असफल रही और अमेरिका कंबोडिया के अंदर साम्यवाद को फैलने से नहीं रोक पाया। तो हमने कंबोडियाई संकट को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम समझते हैं वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका को। तो देखो, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के बाद वियतनाम 2 भागों में टूट जाता है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर शांति नहीं के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी तो वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार थी। अब देखो, जेनेवा समझौता में ये बात भी कही गई थी कि अगर जनता चाहे तो चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। और उसी समय से उत्तरी वियतनाम चाहता था कि वियतनाम का एकीकरण हो। यहाँ तक कि दक्षिणी वियतनाम की जनता भी यही चाहती थी कि वियतनाम का एकीकरण हो जाए। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की सरकार नहीं चाहती थी कि वियतनाम का एकीकरण हो। इसीलिए दक्षिणी वियतनाम के जनता ने 1960 ईस्वी में वियतकांग मतलब कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया और सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। और 1961 ईस्वी तक दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वहां पर आपातकाल की घोषणा करना पड़ा और पूरे दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। अब देखो, अमेरिका ने सितंबर 1961 ईस्वी में एक श्वेत पत्र जारी किया
और उस श्वेत पत्र का नाम था शांति को खतरा। और इस पत्र में लिखा था कि दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध का जिम्मेवार हो ची मिन्ह है। इसके बाद अमेरिका ने 1962 ईस्वी में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम की मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन दक्षिणी वियतनाम की सच्चाई ये थी कि वहाँ के शासक न्यो दिन्ह दियम के अत्याचारों से जनता परेशान हो चुकी थी और यहाँ तक कि बौद्ध धार्मिक जनता मजबूरी में आत्मदाह कर रही थी। इसी सब को देखते हुए 1963 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम के सेना ने विद्रोह करके न्यो दिन्ह दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना कर दिया। लेकिन इनसे भी जनता की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। अब देखो, अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि जितना भी कुछ दक्षिणी वियतनाम में हो रहा है वो सब उत्तरी वियतनाम की वजह से हो रहा है। इसीलिए अमेरिका ने 5 अगस्त 1964 ईस्वी को उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। और यह आक्रमण इतना बड़ा था कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस युद्ध में खतरनाक हथियार, टैंक, बमवर्षक विमान, रासायनिक हथियार नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इन सब हथियारों में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार रासायनिक हथियार नापाम और ऑरेंज एजेंट था, क्योंकि नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अग्नि बम और गैसोलीन का मिश्रण था। और जब यह नापाम त्वचा से चिपकता था तो वह जलने लगता था। और जो एजेंट ऑरेंज था वो एक तरह का जहर था और इनसे होता यह था कि पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था। और इसका प्रयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया गया था। लेकिन अमेरिका ने इसका प्रयोग जंगलों के साथ साथ खेतों और इंसानों पर भी किया, जिसके चलते जन्म लेने वाले बच्चे विकलांग पैदा होते थे। अब देखो, अमेरिका ये जो युद्ध लड़ रहा था वो उत्तरी वियतनाम के अलावा दक्षिणी वियतनाम के वियतकांग और उसको सपोर्ट करने वाले जनता के खिलाफ भी लड़ रहा था। यहाँ तक कि निर्दोष ग्रामीणों की भी हत्या कर देता था तो कभी पूरे गांव में आग लगा देता था। 1967 ईस्वी तक हाल ऐसा हो गया था कि अमेरिका ने वियतनाम पर इतना ज्यादा बम बरसाया था कि जितना बम द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड पर भी नहीं बरसाया था। इन सब कारणों की वजह से अमेरिका का विरोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। फिर भी अमेरिका युद्ध करता रहा, जिसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी और प्रति वर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर का खर्चा बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम अब साम्यवाद या पूंजीवाद के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो अपना अस्तित्व और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ रहा था। यहाँ तक कि जो वियतनामी महिलाएं थी वो अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर फुल पैंट पहनकर हाथों में बंदूक लेकर युद्ध में शामिल हो जाती थी। और कुछ महिलाएं हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मत करती थी, क्योंकि अमेरिका हो ची मिन्ह मार्ग को नष्ट करना चाहता था। क्योंकि यह हो ची मिन्ह मार्ग उत्तरी वियतनाम से शुरू होकर लाओस, कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था और इस रास्ते से सभी लोग जुड़े हुए थे। अब देखो, 1968 ईस्वी में जो वियतकांग था वो अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर हमला कर देता है, जिसके चलते अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचता है। जिसके चलते अब अमेरिका भी शांति चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर। अतः 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता शुरू होती है। लेकिन अमेरिका के जिद के कारण 6 महीने तक शांति वार्ता सफल नहीं होती है, क्योंकि वियतनामियों का कहना था कि अमेरिका पहले बमबारी बंद करे और फिर अपनी सेना पूरे वियतनाम से हटाए। लेकिन इसी बीच जो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक थे हो ची मिन्ह, उसकी मृत्यु हो जाती है और वह मरने से पहले एक चिट्ठी लिखा था जिसमें उन्होंने दक्षिणी वियतनाम को आज़ादी दिलाने की बात की थी। और इसी समय पर माइली गांव की घटना काफी चर्चा में आ जाती है, जिसके वजह से अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगती है। जिसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की। तो कौन कौन से थे वो 5 सूत्री घोषणा? तो पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। और पांचवा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य पूरे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। लेकिन इन शर्तों को मानने से वियतनाम इनकार कर देता है, जिसके चलते अमेरिकी सेना फिर से बमबारी करने लगती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की आलोचना हो रही थी। अब राष्ट्रपति निक्सन को भी लग गया था कि सेना वापस बुलानी पड़ेगी, तो उसने फिर से 8 सूत्री योजना जारी किया। लेकिन वियतनामियों ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम के बीच शांति समझौता तय हो गया। लेकिन समझौते में लिए गए फैसले पर वियतकांग और दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और फिर से फैसले लेने का आग्रह किया। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर अमेरिका ने इस बार इतने ज्यादा बम बरसाए जिसकी विध्वंसक शक्ति लगभग हिरोशिमा में गिरा हुआ परमाणु बम से भी ज्यादा था। लेकिन इसके बावजूद भी वियतनामियों ने हार नहीं मानी और अंततः 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया।
और इस समझौते की मुख्य बातें ये थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी और जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम है वो आपस में विचार करके एकीकरण का रास्ता निकालेंगे और अंततः 1975 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। अब देखो, ये जो युद्ध चल रहा था अमेरिका और वियतनाम के बीच, उसमें अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 3,000 सैनिक घायल हुए थे। वहीं दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए थे और इस युद्ध में अमेरिका के 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक नष्ट हो गए थे। इस तरह से अमेरिका हिंद चीन में बुरी तरह से असफल रहा। अब देखो, हमने वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका को अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है माइली गांव की घटना। तो देखो, ये माइली गांव दक्षिणी वियतनाम में था और इस गांव के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर लिया और गांव के सभी पुरुषों को मार डाला और गांव के जितने भी औरतें और बच्चियां थी उन सबको बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर इन सबको भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लेकिन लाशों के बीच दबा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया और इसके बाद से ही अमेरिकी सेना का पूरे विश्व में बुराई होने लगा। तो देखो, ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।